Thank you, sir. 3, 2, 1, go live. नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास हिस्ट्री में 12th के लिए मैं आपके सामने नीता सिंघल, लेक्चरर हिस्ट्री एच ब्लॉक अशोक विहार फेस 1 से, और मेरे सामने मेरी टीम मेंबर्स हैं कोर एकेडमिक यूनिट से डॉक्टर हरिता अरोरा मैम जो टीम कोऑर्डिनेटर हैं, और मेरे साथ रहेंगे मिसेस सविता राघव जो शकरपुर स्कूल से हैं। साथ ही यूट्यूब पर मेरे साथी हैं मिस प्रज्ञा सिन्हा मैम जो एसओई द्वारका से हैं, और डॉक्टर विनोद यादव लेक्चरर शालीमार बाग बीटी ब्लॉक से। इसी के साथ हमारे साथ हैं मिस्टर संतोष कुमार मिश्रा जो बापरोला स्कूल से हैं, और मिसेस रचना चावला जो एसकेवी नंबर 1 चांद नगर से हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही बच्चों, आपके लिए गाइडलाइंस हैं कि यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें, कक्षा को पूरी स्क्रीन में देखें, वीडियो विंडो में नीचे दाएं कोने में स्क्वायर पर क्लिक करके इसे बड़ा करें, केवल प्रश्न पूछने के लिए ही चैट का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। इसके साथ साथ मैं एक्नॉलेजमेंट करती हूँ एनसीईआरटी बुक और गूगल सर्च को, और साथ ही मैकमिलन एजुकेशन वीडियो, नेशनल दूरदर्शन और राज्यसभा टीवी को उनका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर है कि all references are used for educational and purely non-commercial purposes. If any discrepancy or inadvertent error is noted in the presentation, that will be rectified accordingly. तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड चल रहा है और हमें बहुत ज्यादा सावधानियों की आवश्यकता है। अब पढ़ाई का भी जोर हो गया है और आपको बाहर भी जाना पड़ता है, तो बाहर जाने के लिए आप बिल्कुल तैयार होकर जाइए, अपना मास्क लगा के रखिए, और वो मास्क 3 लेयर्ड मास्क होना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का, कम से कम 6 फुट की दूरी रखिए, और बार बार अपने हाथों को ठीक से साफ कीजिएगा, अल्कोहल बेस सैनिटाइजर से या साबुन और पानी से। तो आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर हरिता मैम को, और वो आपको बताएंगी बच्चों आपकी मेहनत का जो आज कौन बनेगा इतिहासपति का रिजल्ट। तो ओवर टू यू हरिता मैम। थैंक यू मैम। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मिले हैं फिर हफ्ते भर के गैप के बाद, और बच्चों बड़ी बेसब्री से आपको इसका इंतजार रहता है कि कौन बनेगा इतिहासपति में फास्टेस्ट फिंगर टॉप 10 कौन कौन है। तो इस बार के फास्टेस्ट फिंगर टॉप 10 है कहकशा नाज SSAGSS स्कूल इज ईस्ट निजामुद्दीन से। दूसरे नंबर पर है खुशी फोगाट गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोरगढ़ से। तीसरे नंबर पर सरस्वती कुमारी SKV दीनदारपुर नजफगढ़ से। चौथे नंबर पर भानुचंदर GSV लैंसर रोड से। आयुष मिश्रा 5वें नंबर पर GSV लैंसर रोड से। छठे नंबर पर है निशा परवीन GGSS नंबर 1 ईस्ट ऑफ कैलाश, और 7वें नंबर पर आंचल शुक्ला SKV पीरागढ़ी। 8वें नंबर पर भावना GSKV टिकरी कला से। 9वें नंबर पर मोनिका SKV पीरागढ़ी विलेज से, और 10वें नंबर पर है नम्रा खातून GSV अगेन लैंसर रोड से। जब हम पूरा ये कौन बनेगा इतिहासपति बोलते हैं तो लगता है कि जैसे पूरी दिल्ली सिमट करके इस एक स्क्रीन पर आ गई है। तो बच्चों करते रहिए, खुद को टेस्ट करते रहिए, अपना फीडबैक लेते रहिए, और ये आप ही का रिफ्लेक्शन है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम कौन बनेगा इतिहासपति में यहाँ पर आपका नाम भी हो। सो कीप गोइंग एंड कीप रिस्पॉन्डिंग एंड टेकिंग योर ओन फीडबैक्स। तो हर बार की तरह इस बार भी जब हम बात करेंगे मुगलों के बारे में, ये आपके सामने वीडियो स्टार्ट कर रही है नीता मैम। नीता मैम वीडियो स्टार्ट कीजिए। हर बार की तरह जब भी हम बात करते हैं तो एक छोटे से वीडियो के साथ, तो मैग्निफिशिएंट यानी हमारी ऐतिहासिक धरोहर रही है बहुत ही रिच, बहुत ही भरी पूरी विविधता से भरी हुई।
और इसी ऐतिहासिक धरोहर में हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि मुगलों पर टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने, हो सकता है कुछ ने देखा भी हो, ये है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाल पत्थर का बना हुआ मुगलों की पहली नियोजित शहर था भारत के अंदर मुगल साम्राज्य के दौरान। भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है फतेहपुर सीकरी। और ये फतेहपुर सीकरी को बनवाया था मुगल सम्राट अकबर ने। ऐसा माना जाता है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के घर में पुत्र पैदा हुआ था, सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। और ये सूफी सेंट जहां पर रहते थे वो सीकरी नाम की जगह पर रहते थे। तो उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव को दिखाते हुए अकबर ने जो है यहाँ पर सीकरी में फतेहाबाद नाम का शहर स्थापित किया। फतेहाबाद का मतलब हुआ जीत का शहर। कितना चौड़ा, कितना फैला हुआ, आप यहां पर इसको देख सकते हैं। और अकबर जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी आया था अपने निवास स्थान और दरबार को लेकर के 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग, ऑलमोस्ट सेकेंड पार्ट में। उसने अपनी जीत, गुजरात की जीत को मनाने के लिए बुलंद दरवाजा ये बनवाया था, जो आप यहां देख सकते हैं, 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाजा। फारसी और मुगल स्थापत्य का ये मिश्रण था पूरा। और जो ये दरवाजा इसमें जोड़ा था 1575 में गुजरात की अपनी जीत को मनाने के लिए। यहाँ सफेद जो आप देख रहे हैं दरगाह जैसी, ये शेख सलीम चिश्ती जिनकी आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हुई थी, ये उन्हीं का मकबरा है। और इस फतेहपुर सीकरी के अंदर पर है, जिसमें बारीक जालीदार काम हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं, ये है दीवाने आम। ये आयताकार संरचना है। इसमें अकबर आम जनता से मिलता था, उनकी परेशानियों को सुना करता था। फिर आते हैं, ये है दीवाने खास, नॉर्थ ईस्ट में स्थित। ये दीवाने खास जहां अकबर अपने खास मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया करता था। फारसी स्थापत्य का नमूना है, अंदर बारीक काम है। और दीवार का ये मुख्य स्तंभ पर 4 छतरियों जैसी है यहाँ पर। और ये मुख्य जो है हिस्सा, पूरा इसका आर्किटेक्चर डोमिनेट होता है इस स्तंभ से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये रहा पंचमहल। पंचमहल बहुत ही आकर्षक संरचना है, 5 मंजिला इमारत है, जो शाही महिलाओं का आश्रय स्थल था। और इसके ऊपर है वर्गाकार छतरी, जिसके ऊपर गुंबद बना हुआ है। फारसी डिजाइन है, यानी गर्म मौसम में बिल्डिंग को बचाने के लिए विंड कैचर। यह क्या होता था, गर्म मौसम में ठंडी हवा को लेने के लिए और प्रॉपर ओपन वेंटिलेशन रखने के लिए होता था, ताकि धूल मिट्टी का प्रवेश ना हो। यह है हमारी ऐतिहासिक धरोहर फतेहपुर सीकरी। अकबर ने जिसे आगरा से फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। Thank you very much, Macmillan. We used this video of yours for totally non-commercial purpose, for educational purpose. Thank you very much. Over to you, Neeta ma'am. थैंक यू हरिता मैम। अब बच्चों हम चलते हैं अपने आगे की यात्रा पर। और आज हमारा टॉपिक है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोर्ट्स। और हम इसमें पढ़ रहे हैं बाबर से लेके औरंगजेब तक का इतिहास। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो मुगल शासक और उनके साम्राज्य की सीमाओं के बारे में पढ़ा है। क्रॉनिकल्स के बारे में हमने जाना, अकबरनामा, बादशाहनामा के बारे में, और मुगल मिनिएटर्स, रंगीन चित्रों के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने जाना कि आदर्श राज्य क्या होता है, राजत्व का सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत हमने पढ़ा। तो बच्चों अब आगे आज हम पढ़ेंगे कि राजधानियां और दरबार के बारे में। तो मुगल राजधानियों के बारे में कौन कौन सी थी, और मुगल दरबार में राज सिंहासन का क्या महत्व था। इसके साथ ही अकबर के झारों का दर्शन की प्रथा और शाहजहां के मयूर सिंहासन के बारे में जानेंगे। और विशेष अवसर जो त्योहार थे उनको किस तरीके से मनाया जाता था। इसके साथ ही जो शासक थे पदवियां देते थे अपने माताओं को, और उपहार और भेंट भी दिया करते थे। जो शाही परिवार होता था उसको हरम कहा जाता था, और जो शाही महिलाएं बहुत ही एम्पावर्ड थी और उनको आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण था। तो बच्चे अब हम जानेंगे कि राजधानी नगर कौन कौन से थे।
तो जैसा हम जानते हैं कि बाबर ने 1526 में आया और 1530 तक आगरा में अपनी राजधानी बनाया, लोधियों की राजधानी थी, और दरबार वो अलग अलग जगह पर लगाता रहा। उसके बाद अकबर तक ये आगरा में रहे, 1526 से लेकर 1571 में रहे, और उसके बाद उन्होंने फतेहपुर सीकरी को बसाया, जैसे कि हरिता मैम ने आपको बताया है। फिर उसके बाद पानी की तंगी की वजह से वापस आगरा में 1585 से 1598 में रहे, और फिर लाहौर में लास्ट के 13 साल उन्होंने अपने लाहौर में बिताए। इसके बाद शाहजहां जब आए तो उन्होंने दिल्ली बसाई। तो सम्राट ये अपनी राजधानियां क्यों बनाते थे? तो वो अपनी सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाते थे। साथ ही जो ये राजधानियां थी उनके धन, प्रतिष्ठा और सत्ता के प्रदर्शन के लिए थी। साथ ही एक धार्मिक कार्य के रूप में भी इसको देखा जाता था। तो बच्चों, ये हमारा नक्शा है उस समय का, और हम इससे एक रफ आइडिया लगा लेते हैं कि ये देखिए कि ये जो शासन है 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई, तो ये इतना जो है हमारा लाहौर से लेकर आगरा और तक का ये हमारा जो है ये क्षेत्र है। और बाद में जब अकबर की मृत्यु हुई 1605 में, तो ये ब्लू वाला आपको जो दिखाई दे रहा है वो है। और साथ ही औरंगजेब ने जो ये शासन था वो इतना बड़ा था, लगभग पूरा भारत, दक्षिण भारत को छोड़ के, और अशोक के बाद इतना बड़ा शासन पहली बार, दूसरी बार औरंगजेब का रहा। तो जो राजधानियों की हम बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं मैप में लाहौर जो आज पाकिस्तान में है, और पंजाब तक एक था उसमें थी। उसके बाद आगरा हमारी राजधानी है, जैसा कि हमने देखा कि बाबर और अकबर की भी राजधानी ये रही। फिर शाहजहानाबाद, फतेहपुर सीकरी समय के लिए फतेहपुर सीकरी में रहे, और शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया, जिसको आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि आपके सामने हम देखते हैं कि एक वीडियो है, और इसमें बताया गया है कि जब सन 1627 में बादशाह तखत पर बैठे तो देश में अमन चैन था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उनकी राजधानी आगरा में थी, लेकिन उन्हें आगरा की गर्मी रास नहीं आई। उन्होंने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली हो। काफी सोच विचार के बाद ताल कटोरा बाग व रायसीना पहाड़ी का चुनाव किया गया नए शहर के लिए। लेकिन बादशाह के जो दो नामी कारीगर उस्ताद थे, उनमें उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद ने यमुना के किनारे खुले मैदान को बिल्कुल सही बताया, किले के निर्माण के लिए सन 1639 में लाल किले की नींव रखी गई, और 9 सालों तक कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसी किले के सामने शहर शाहजहानाबाद बसाया गया, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है। आलीशान लाल किले के तैयार होने के समय बादशाह काबुल में थे। खबर मिलते ही बादशाह दिल्ली के लिए रवाना हुए। नजूमियों और ज्योतिषियों के निकाले मुहूर्त के समय बादशाह यमुना के सामने दरियाई दरवाजे से किले में दाखिल हुए। खाई को पार करने के लिए लकड़ी का पुल था। इस मौके पर किले में शानदार समारोह हुआ, जिसकी सजावट कमाल की थी। आगरे के किले से दोगुने लाल किले की दीवारें यमुना की तरफ से 60 फुट ऊंची थी, और सामने की जो दीवार थी वो 110 फुट ऊंची थी। तो बच्चों, ये आज आपने इसका एक नजारा देखा, और हम धन्यवाद करते हैं दूरदर्शन नेशनल को कि जहां से हमने ये वीडियो लिया है, और ये सिर्फ नॉन कमर्शियल और एजुकेशनल पर्पस के लिए इसका प्रयोग किया गया है। साथ में आप एक नक्शा देख रहे हैं, और इस नक्शे में हम देख सकते हैं कि ये जो नक्शा है उस जमाने का है। ये दरिया है यमुना जो है, और राजघाट यहाँ पर है आपका, साथ ही साथ जैसे हम देख सकते हैं। और ये लाहौरी दरवाजा है बच्चे। ये पूरे जो गेट थे, आज भी हम कुछ गेट देखते हैं, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, राजघाट।
तो 4 गेट थे नदिया दरिया की तरह, और बाकी जो दरवाजे थे और जो मेन रास्ते जिस जिस शहर के लिए जाते थे वहां पर वो दरवाजा था। ये आपका लाल किला है, और यहाँ पर चांदनी चौक है जिसमें एक नहर बहती थी, और साथ ही साथ चांदनी चौक के साथ जो रईसों का बाजार था, अभिजात वर्ग का था, एक और बाजार था जिसको फैज बाजार के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो मुगल दरबार थे वो कहाँ पर बनाए गए थे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि जो मुगल दरबार थे वो उसका जो केंद्र बिंदु था वो सम्राट होता था, और सम्राट की जो सत्ता थी वो राज सिंहासन या तख्त के माध्यम से जनता तक थी, और सम्राट को धरती का स्तंभ माना जाता था। और राजतंत्र का एक प्रतीक जो होती थी छतरी होती थी, और इस छतरी को ऐसा माना जाता था कि जो सम्राट की जो कांति है उसको सूर्य की कांति से अलग किया जाता था। अब हम देखते हैं कि जो दरबार है, दरबार में जो भी व्यक्ति हैं, जो दरबारी लोग हैं, जो उनकी जो हैसियत थी वो इस बात से निश्चित होती थी कि वो कहाँ पर खड़े होते हैं। उनको जो स्थान था वो उसकी महत्ता का प्रतीक था, और जो दरबार के नियम हैं उनकी उन्नति के बारे में बताते थे। साथ ही हम देखते हैं कि उसके सख्त नियम थे, दरबार के नियम सख्त थे, और संबोधन के लिए मान्य सैल्यूटेशन के लिए तरीके थे, उन्हीं तरीके से किया जाता था, और जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। साथ ही साथ शिष्टाचार के नियम अपनाए जाते थे। एक बार अगर सम्राट बैठ गया तो किसी को भी इधर उधर जाने की आज्ञा नहीं होती, ना ही दरबार वो छोड़कर जा सकता था। और अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता था तो इनके उल्लंघन पर दंड भी दिया जाता था। अंग्रेज राजदूत थॉमस रॉ आए, और उन्होंने वहां पर आकर यूरोपीय तरीके से अभिवादन किया और बैठने के लिए कुर्सी मांगी, तो पूरा का पूरा दरबार हतप्रभ रह गया। तो यहाँ हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो बहुत नजदीकी होते थे वही राजा के पास, सम्राट बादशाह के पास जाने का उनको अधिकार होता था। बाकी उनकी जैसे जैसे उनकी महत्ता होती थी उसी के अकॉर्डिंगली उनको खड़े होने का अधिकार होता था। तो मुगल दरबार के बारे में हमने ये जाना, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्या क्या प्रमुख गतिविधियां होती। तो अबुल फजल ने बहुत ही सजीव इसका चित्रण किया है, और इस चित्रण में उन्होंने बताया था कि जब दरबार लगता था तो माहौल बहुत ही सजीव हो जाता था। जैसा आप देख रहे हैं ये स्रोत है और इसके साथ एक एक्टिविटी भी है, तो बच्चे ये आपका एक असाइनमेंट भी है। तो दरबार के बारे में हम बात करते हैं कि एक विशाल ढोल पीटा जाता था ताकि सभी लोगों को ये पता चल जाता था कि दरबार लग गया है, और उसके साथ साथ अल्लाह का गुणगान भी किया जाता था। दरबार में जो लोग हाजिर होते थे, जिनको अनुमति थी, उनमें सम्राट के पुत्र पौत्र पुत्र पौत्र और दरबारी और जिन सबको इजाजत थी वो सब हाजिर होते थे, और कॉर्निश करके अपने अपने स्थान पर खड़े रहते थे। के साथ ही जो उनके अधिकारी वर्ग थे, विद्वान जन थे, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे और सम्राट उस पर न्याय देते थे, आदेश देते थे। विशिष्ट कौशलों में निपुण व्यक्ति जैसे कलाकार हो गए, तलवारी जो विश्व प्रसिद्ध थे, पहलवान थे, वो अपना कर्तव्य दिखाते थे। महिला गायक और चतुर बाजीगर और मजाकिया जो कलाकार थे वो अपने कला का प्रदर्शन करते थे। तो एक बहुत ही सजीव तरीके का था, और जैसे मैंने आपको बताया कि अभिवादन के तरीके थे, और इस अभिवादन के तरीके से ही व्यक्ति की हैसियत का भी पता चलता था। जो व्यक्ति जितना अधिक झुकता था वो उसकी हैसियत के सामने वाले की हैसियत उतनी ही ज्यादा होती थी। तो जो मान्य नियम थे वो 4 थे, और उन 4 नियमों में जो फेमस थे वो हैं कॉर्निश, सिजदा, 4 तस्लीम और जमी बोसी। तो जो कॉर्निश थी वो दरबारी तहजीब के मुताबिक झुक कर सलाम करने को कहते थे कॉर्निश, और ये बहुत थी, आपने पिक्चरों वगैरह में भी देखा होगा, बहुत सारी मूवीज बनी हुई हैं जैसे जोधा अकबर वगैरह है, वो आपने देखा होगा। इसके अलावा जो सर्वोत्तम तरीका था वो सिजदा था, और सिजदा जमीन पे पूरा दंडवत लेटने को कहते थे। 4 तस्लीम में व्यक्ति जमीन के ऊपर बैठ जाता था, अपनी हथेली को जमीन के ऊपर रखता था
और उसका जो क्वालिटी थी जो ऊपर की तरफ रहती थी और धीरे-धीरे उठते हुए वो अपने पूरे हाथ को सर तक लेके जाता था। तो ये आत्मनिवेदन का तरीका था और जैसे 4 बार ये करना पड़ता था और चौथा तरीका था जमी-बोसी और ज़मीन को चूमने का ये तरीका था, तो इसको प्रेफ़र करते थे। तो बात करते हैं हम मयूर सिंहासन की, जो बहुत वर्ल्ड फ़ेमस पीकॉक थ्रॉन था और जिसको शाहजहाँ ने अपने राज्यारोहण के अवसर पर आदेश दिया था, कमीशन किया था और ये इसको बनाने में 7 साल लगे थे। साथ ही इसकी ऊँचाई नीचे से लेकर ऊपर तक लगभग 10 फुट थी और जो छतरी थी, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ये हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 12 इसमें स्तंभ लगे हुए हैं और 86 लाख रुपए के बहुमूल्य रत्न और पत्थरों को इसमें कहा लगाया गया था और 1 लाख तोला सोना इसमें लगा हुआ था। तो ये सोने का पूरा बना हुआ था और हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हीरे जवाहरात से है और ऐसा कहा जाता है कि फेमस कोहिनूर हीरा भी इसमें लगवाया गया था और लाल रूबी को ईरान के शासक ने गिफ्ट किया था। तो मुगल दरबार में जो अकबर था उन्होंने एक प्रथा शुरू की थी जो हिंदुओं की भी प्रथा रही थी, वो थी झरोखा दर्शन। तो यहाँ ये झरोखा यानी विंडो पूर्व की तरफ जो खिड़की होती थी, उस पर आकर अकबर आते थे और अपना यहाँ पर लगभग 1 घंटा बिताते थे और इसके साथ ही जो लोग थे, जनता आम जनता थी, किसान थे, शिल्पकार थे, मज़दूर थे, महिलाएँ थीं, बच्चे थे, वो आते थे और सम्राट का दर्शन करते थे। इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि वो आशीर्वाद के रूप में आते थे, साथ ही उनको अपनी सत्ता को भी बनाए रखने का मौका मिलता था। तो उसके बाद 1 घंटा यहाँ आने के बाद दीवान-ए-आम में आते थे और दीवान-ए-आम में आने के बाद अपना रिपोर्ट अधिकारी से देते थे और निवेदन करते थे। यहाँ लगभग 2 घंटा बिताते थे और उसके बाद दीवान-ए-खास, जो कि एक कैबिनेट की तरह होता था, वहाँ जाते थे, जहाँ की सीक्रेट मैटर्स और जो बहुत ही पर्सनल थे, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के ऊपर यहाँ डिस्कशंस होता था और कभी-कभी जो वास्तुकार थे, मीमार जिनको बोलते थे, जो आर्किटेक्ट थे, वो नई-नई इमारतें बनाने का शौक था, तो उसका नक्शा लेकर आते थे और उसके बारे में डिस्कशन करते थे। तो इसी तरह जो दरबार था बहुत ही सजीव था और समय-समय पर बहुत सारे विशेष अवसरों पर वो मनाए जाते थे और जो त्योहार बनाए जाते थे, उनमें नाम आता है नौरोज़, जो एक फ़ारसी नव वर्ष का त्योहार है और इसको बहुत ही तरीके से मनाया जाता था, आतिशबाजियाँ जलाई जाती थी। फिर शब-ए बारात है, ईद मनाई जाती थी, दिवाली मनाई जाती थी और जैसा कि हम देखते हैं कि अकबर के बाद के मुगलों ने भी ये त्योहार मनाए थे, ये प्रथा शुरू की थी अकबर ने और एक तरीके से ये राजनीतिक सत्यापन का जो पॉलिटिकल वैलिडेशन के लिए ये मनाए जाते थे। साथ के साथ यहाँ पर जो डाइवर्सिटी थी, उसके को भी अपनी जनता के साथ रहने के लिए अपने अकबर ने ये शुरू किया था। तो दूसरा जो एक था जो मनाया जाता था नौरोज़ के अलावा वो था जन्मदिन और अकबर अपना जन्मदिन साल में 2 बार मनाते थे। सूर्य और चंद्र वर्ष के हिसाब से जिसमें तुलादान किया जाता था और इसके बाद हम देखते हैं कि जब उत्सव होता था, किसी बच्चे का जन्म होता था, तो इस पिक्चर में मुगल मिनिएचर फेमस हैं, जो लिए गए हैं, वहाँ पर दिखाया गया है। इसके साथ-साथ होली जैसे त्योहार भी दरबार में मनाए जाते थे और दिवाली भी मनाई जाती थी। तो बच्चों बहुत ही सेक्युलर किस्म का था। जो शासक थे वो पदवियाँ देते थे अपने अधिकारियों को और उपहार और भेंट का भी किया जाता था। तो जो पदवियाँ थी शासक वो उन पदवियों को धारण करते थे अपने राज्याभिषेक के समय और जैसा हमने देखा कि गुजरात विजय के बाद अकबर ने भी अपनी कोई की और शाहजहाँ ने भी इस तरह की अपनी उपाधियाँ शाहजहाँ ने साउथ में अपना विजय के लिए अपनी शाहजहाँ उन्होंने लिया था, उनका नाम था खुर्रम और अकबर ने जो उपाधि थी वो जलालुद्दीन थी और जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहाँ उनको उपाधि दी गई थी, उनके नाम से सिक्के भी चलाए जाते थे और ऑर्डर भी थे और औरंगज़ेब को आलमगीर की उपाधि उन्होंने धारण की।
इसके अलावा अपनी शान में वृद्धि के लिए भी किया जाता था। जब दरबार लगता था तो पूरी की पूरी लंबी जो आपने देखा होगा कि मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि ये उपाधियों के साथ अकबर का या बादशाह का स्वागत किया जाता था। इसके अलावा अपने अधिकारियों को वो पदवियाँ देते थे और जो व्यक्ति की पहचान होती थी उसकी पदवी के अनुसार होती थी। तो सम्राट जो थे योग्य दरबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए पदवियाँ देते थे। जैसे एक पदवी थी आसफ खां जो बहुत ही ऊँची पदवी थी और ऐसा माना जाता है शासक सुलेमान के काल्पनिक मंत्री आसफ खां के नाम से थी। इसके अलावा राजपूत जो अधिकारी थे जय सिंह मनसबदार और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। कभी-कभी ये उपाधियाँ खरीदी भी जाती थी। जैसे मीर खान ने अमीर जो होता था एक बहुत बड़ा ओहदा होता था, तो उन्होंने अपने नाम के आगे लगाने के लिए सम्राट को 1 लाख रुपए देने की पेशकश की थी। तो सम्राट से कभी भी खाली हाथ मिलने नहीं जाया जाता था। और ये जो भेंटें होती थी, उपहार होती थी, वो एक सिंबल ऑफ ऑनर होती थी और नज़राना एक छोटी रकम होती थी और पेशकश जो होती थी, एक बहुत भारी भरकम मोटी रकम को कहा जाता था। और इनका प्रयोग किया जाता था उपहार और भेंटों का, नजराने का और पेशकश का संधि और समझौता करने के लिए। जैसा हमने देखा कि थॉमस रॉ जब आया दरबार में, तो उन्होंने एक अंगूठी ली लेकिन आसफ खान ने उसको वापस कर दिया क्योंकि उसका मूल्य कम था, केवल 400 रुपया था। जो बादशाह था अपने अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए खिल्लत देते थे। खिल्लत क्या होता था? एक सम्मान का जामा। जामा होता है कि जो ये वस्त्र होता है जो पहनते थे अंगरखे स्टाइल का वो उनको देते थे और ये आशीर्वाद के रूप में हाँ और बादशाह ने कभी ना कभी अपने जीवन में इसको पहना होता था। दूसरा एक और गिफ्ट था वो था सरप्पा जिसमें 3 चीजें होती थी जामा, पगड़ी और पट्टा। तो ये पूरा का पूरा पगड़ी और जामा और ये पटका होता था। इसके अलावा कमल की घड़ियों से बना हुआ जो रत्न जड़ित आभूषण का सेट होता था, जिसको कि पद्म मुरस्सा कहा जाता था, वो भी गिफ्ट में दिया जाता था। तो जो सम्राट की पगड़ी थी, वो आमतौर पर सोने और कीमती रत्नों जैसे माणिक, हीरे, पन्ने और नीलम से बनी हुई थी। तथा जो मुगल एम्परर जो थे इसके विषय में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और 56 दिनों तक दिल्ली में कत्लेआम चला, तो जाते वक्त उन्होंने बड़े इनोसेंट तरीके से मोहम्मद रंगीला को बोला कि भाई भाई हैं अब हम और अपनी पगड़ी बदल लीजिए। तो बच्चों आपको पता होगा कोहिनूर हीरा उनकी पगड़ी में लगा हुआ था, वो भी ईरान में चला गया और बाद में सिखों के पास आते हुए वो आज दिल्ली के सॉरी लंदन के म्यूजियम में है, यूके में चला गया था। तो जो पदवियाँ थीं वो सिक्कों के ऊपर वो पदवियों का लिखा होता था। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ के बारे में उन्होंने अपनी पदवियों के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा एक और सिक्का है जिसको गोल्ड में मोहर के नाम से जाता है। गोल्ड का जो सिक्का होता था उसको मोहर कहते थे और जहांगीर ने ये सिक्के बनवाए थे। इसमें ज़ोडिएक साइन है, तो 12 ज़ोडिएक साइन के अलग-अलग सिक्के उन्होंने बनवाए थे और इसमें उनकी उपाधि लिखी हुई है जैसे मोहम्मद नूरुद्दीन सलीम जहांगीर। तो बच्चों हम आते हैं शाही परिवार के ऊपर और इससे पहले मैं आगे आपको बताऊं तो सविता मैम अगर कोई प्रश्न है। हाँ जी नीता मैम बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। बाकी बच्चों ने एक क्वेश्चन किया था कॉर्निश किसे कहते हैं, थोड़ा सा वैसे आपने बता दिया है लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा समझा दीजिए इसको। बच्चे जो सलाम करते हैं पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि सलाम करने की जो प्रथा थी आत्म निवेदन करना था उसको कॉर्निश कहते हैं। जो सलाम अगर आप जिसको कहते हैं वही कॉर्निश होता है। तो और कुछ सविता मैम अगर कोई और प्रश्न है तो? नहीं बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया आप आगे चलिए और 10 मिनट है अभी हमारे पास। ठीक है। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है शाही परिवार जिसको कि हरम कहा जाता है, रॉयल हाउस होल्ड के नाम से भी है ये।
और ये फारसी का शब्द था और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र स्थान। यानी घर को उन्होंने, यानी अपने परिवार का जहाँ रहता था उसको हरम नाम दिया और इसका था। तो उसमें बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां रहती थी, साथ में उनके नजदीकी और दूर के रिश्तेदार जैसे माताएं, उपमाताएं, बहनें, बेटियां, चाचियां होती थी। इसके अलावा दास और दासियां भी होती थी जो कि बहुत ही साधारण से साधारण काम से लेके बहुत ही स्किलफुल काम करने के लिए भी एक महिला और पुरुष गुलाम भी होते थे। और इसके अलावा गुलाम हिजड़े जिनको ख्वाजा सार कहा जाता था, हरम में इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो ये सिक्योरिटी का काम करते थे और बाहर की दुनिया से अंदर की जो हरम की दुनिया थी उसको वो आपस में जोड़ते थे। और जो महिलाएं वित्त पर अपना अधिकार करती थी और जो कार्य करती थी तो उनके एजेंट के रूप में भी बाहर की दुनिया से उनका संपर्क सूत्र होते थे। तो वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण था। और हमने देखा जैसे कि जो नूरजहां थी, जहांगीर की पत्नी, उनके नाम से आदेश चलते थे और उनके नाम से सिक्के भी बनाए गए थे और उनका वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण था। फैशन के लिए भी ये जानी जाती थी। दूसरे जो शाहजहां की पुत्रियां थी, जहां आरा बेगम और रोशन आरा बेगम, उनको भी ऊंचे मनसबदार के पद मिले हुए थे। और जहां आरा बेगम को सूरत, जो कि व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, व्यापार से होने वाले राजस्व की प्राप्ति होती थी। ये महिलाएं निर्माण कार्यों में बहुत ही अपना रुचि लेती थी। और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जहां आरा ने जो चांदनी चौक की जो रूपरेखा है वो बनाई थी उसकी वास्तुकला में, हालांकि अली मर्दान ने बेसिकली सारा किया था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। और जो चांदनी चौक था वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो बीच की सड़क का डिवाइडर है वहां पर एक नहर बहती थी और बाग और बागीचे भी बनाए। आपने रोशन आरा बाग का नाम सुना हुआ है दिल्ली में। इसके अलावा सराय बनाई हुई थी दिल्ली के बाहर की तरफ, जहां पर की जहारा बेगम ने शालीमार बाग का नाम आपने सुना हुआ है, चांदनी चौक का निर्माण इन्होंने किया। तो बहुत ही एम्पावर्ड वुमन थी और इन्होंने इनको जो संसाधन मिले हुए थे और जो अवसर मिले हुए थे उनका बढ़ चढ़ कर प्रयोग किया था। इसके अलावा गुलबदन बेगम जो अकबर की चाची थी, उन्होंने हुमायूंनामा लिखा और वो खुद भी तुर्की और फारसी में धारा प्रभा बोल सकती थी। और उन्होंने राजनीतिक इतिहास के बारे में न लिखकर हरम की आंतरिक दुनिया के बारे में, जो संघर्ष और तनाव थे उनके बारे में लिखा और किस प्रकार से जो उम्र दराज महिलाएं होती थी उन संघर्षों को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाती थी, इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर हम चलते हैं रॉयल हाउस होल्ड के बारे में। जैसा हमने देखा कि जो महिलाएं थी उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा हुआ है। और मुगल जो परिवार थे वो बंधुता के लिए व्यापक तंत्र के रूप में थे और जो विवाह किए जाते थे स्पेशली वो राजनीतिक संबंधों को बनाने के लिए किए जाते थे। जैसे हम राजपूत शासकों के विवाह को में देखते हैं कि जोधा अकबर के बारे में आपने जाना और अन्य भी राजपूतों के साथ मैत्री की अकबर ने, और ये जरिया था। और उस समय जो शासक था उसकी कई पत्नियां होती थी, तो हरम में जनरली बेगम होती थी और बेगम जो होती थी वो होती थी जो शाही परिवार की कन्याएं होती थी, लड़कियां होती थी और अपने साथ मेहर यानी दहेज लेकर आती थी भारी भरकम। और उसमें कुछ क्षेत्र भी होता था जैसे कि हम जोधा के बारे में जानते हैं। इसके अलावा अन्य पत्नियां भी होती थी जिनको अगाह के नाम से जाना जाता था। बेगम और अगाह में जो फर्क है वो ये है कि ये शाही परिवार की महिलाएं होती थी और ये सामान्य परिवार की महिलाएं होती थी। इसके अलावा उपपत्नियां भी होती थी, कॉन्क्यूबाइंस जिनको कहते हैं। और अगर प्रेम और मातृत्व ऐसा एक चीज थी कि अगर शासक की 4 बेगमें ना हो तो इनको बेगम का दर्जा भी मिल जाता था, जिसमें जो शासक होता था उसका अपनी पत्नी के प्रति कितना प्रेम है। और जैसे जोधा के मामले में हम देखते हैं अगर वो पुत्र देती हैं तो भी उनको बेगम का दर्जा मिल जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विवाह का हम देख रहे हैं कि एक चित्रण है और विवाह मुगल मिनिएचर्स में आपको जहां जहां आप इतिव्रत हैं, क्रॉनिकल्स हैं, वहां पर बहुत ही ये 4 पार्ट्स में है कि ये हम देख सकते हैं। तो
एक और चित्र है कि यहाँ पर हम देखिए कि यहाँ पर बारात है और यहाँ पर बारात का स्वागत करने के लिए सामान लेकर लोग और शासक लेके और यहाँ पर नाटक भी हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बच्चों की जो मुगल परिवार था वो था। अब सविता मैम अगर कोई क्वेश्चन है जी तो मैम, बच्चे एक जी बात सरिता मैम मैं जी आपके साथ इंक्लूड करना चाहूंगी। जी जो आपने बहुत अच्छे से बताया कि बेगम जो हैं वो हरम में रहती थी, तो उनकी और भी पत्नियां थी, जैसे अगाह, अगाचा, और इन सब की हायरकी थी, है ना। जी बेगम सबसे उच्च स्थिति थी क्योंकि वो शाही परिवार से आती थी। जी लेकिन जी हरम में सारी शायद हरम में ही रहती थी, चाहे वो अगाचा हो, अगाह हो, यानी वो भी हुई तो शाही स्त्रियां, तो वो भी शायद हरम में ही रहा करती थी, बाकी भी। हाँ हरिता मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर हम उस समय के इतिहास को देखें, तीव्रता को देखें, तो वो काफी बड़ी संख्या होती थी ऐसी महिलाओं की जो किसी एक शासक के साथ जुड़ी हुई होती थी और उसके साथ उनके बच्चे भी होते थे। लेकिन जो बेगम होती थी तो वो एक जो चीफ बेगम होती थी उनको ये अधिकार दिया गया था कि हरम की देखरेख करें और उनको सभी को उनकी स्थिति के हिसाब से और हैसियत के हिसाब से उनको भत्ता दिया जाता था, उनको समय समय पर उपहार भी दिए जाते थे। और लेकिन जो अ, अ, बेगमें होती थी उन्हीं के बच्चों को राज सिंहासन मिलता था। जो बाकी बच्चे थे वो इतिहास के गट में धीरे धीरे समाहित हो जाते थे, उनके बारे में शायद कोई नहीं जानता था। इसके अलावा जो हरम की जो दुनिया थी वो अपने आप में एक वर्ल्ड था, मिनी वर्ल्ड था। और उस मिनी वर्ल्ड में जैसा हमने देखा कि गुलाम और हर एक जो बेगम होती थी या जो महिलाएं होती थी उनका एक पूरा का पूरा एक जिसे कहें स्टाफ होता था, जिसे आज की भाषा में बोल लें, और जिसमें दास दासियां भी होती थी उनकी पसंद के। और राजनीति का एक अड्डा भी होता था, ये हरम जो है राजनीति का एक अड्डा होता है। और क्योंकि हमने देखा है कि आपस में विवाह संबंध भी होते हैं, तो जो विवाह थे वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी ये विवाह किए जाते थे। अपने आप में एक मिनी वर्ल्ड था। और ये जो देश की जो राजनीति थी उस समय, जो देश था उसकी राजनीति में इस हरम ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया शाही परिवार में। तो हाँ जी ओवर टू यू सविता मैम, बच्चे इंतजार कर रहे हैं हाँ और जी। अगर कोई प्रश्न है तो आप ले जी सकते हैं। जो प्रश्न आपका क्विक रिकैप वाला था, बच्चे उसका आंसर धड़ाधड़ दे रहे हैं, खुद ही पढ़ ओके के कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी को अधिकतम बार स्थानांतरित किया। वैसे बच्चे आंसर कर चुके हैं, तो हम इसका आंसर शो करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मंजू सिंह हैं हमारे साथ, हाँ जी, काजल हैं जिन्होंने आंसर दिया है। आंसर बहुत सारे बच्चे दे चुके हैं ऑलरेडी ना, क्योंकि क्वेश्चन पहले से बच्चे पढ़कर उसका आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो तो क्या हम इसका आगे आंसर है? बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जी, स्क्रीन पर नया सेकंड प्रश्न है सविता हाँ मैम। हाँ जी, मयूर मुगल काल में अभिवादन के कितने प्रकार थे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ salutation were there in Mughal period? एक, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, यानी कितने तरीके से आत्म अभिवादन किया जाता था मुगल दरबार के अंतर्गत? चलिए बच्चों जल्दी से तो फटाफट से। बच्चों ने उत्तर देना शुरू कर दिया है और शिव प्रकाश भी आंसर दे रहे हैं और कुछ बच्चों ने आंसर डी दिया है। तो ज्यादातर बच्चे आंसर डी दे रहे हैं और कुछ बच्चों ने डी भी दिया है। तो बच्चे जरा ध्यान से इसको स्लाइड को देखिए। हमने क्लियरली बताया कि 4 हैं, कॉर्निश, सिज्जा, जमी, बोसी और 4 तस्लीम। तो आंसर है 4। तो नेक्स्ट प्रश्न। तो बच्चों हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ से। और जो आपको प्रश्न करने हैं असाइनमेंट में वो है कि पहला प्रश्न है, मुगल परिवार से संबंधित दैनिक कर्मों व विशेष उत्सवों ने किस तरह
सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया होगा। इन व्हाट वेज वुड द किंग सेंस ऑफ पावर बी initiated by daily deeds and special festivals related to the Mughal family? तो ये हम कर चुके हैं, और ये जो आज हमने उत्सवों के बारे में, दैनिक कर्मों के बारे में जो बताया, वो आपको समझ में आया हुआ होगा और इस प्रश्न को आप कर पाएंगे। तो मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में है ये प्रश्न, तो ये आप बखूबी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि मुगल साम्राज्य का जो हृदय स्थल था वो उनके राजधानी नगर थे। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। तो राजधानी नगर में, जैसे हमने देखा मैप में, कि हमने देखा कि प्रारंभ में आगरा था और अकबर ने फिर फतेहपुर सीकरी के बारे में उसका निर्माण कराया। वीडियो भी आपने देखा है, मैम ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद लाहौर भी रहे, और फिर शाहजहां ने, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि शाहजहानाबाद, जिसको कि आजकल दिल्ली के नाम से या चांदनी चौक के नाम से कहा जाता है, उसके बारे में बताया। तो वो आप उसको डिटेल में उसको पढ़िए, और बहुत सारे आपके पास अवेलेबल होते हैं स्रोत अदर देन एनसीईआरटी बुक्स। आपके पास बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं, आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। बच्चे, इसके ऊपर एक और प्रश्न है कि मुगल दरबार में अभिवादन के तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको साथ ही साथ ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे, प्रोजेक्ट जो आपका 20 नंबर का आता है वो आप इस चैप्टर से कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको इसके रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। तो अगर कोई और प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं हम अपने फूड फॉर थॉट पर चलते हैं। तो जो हमारा फूड फॉर थॉट है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं द्वारा उपलब्ध संसाधन व अवसरों के समुचित उपयोग के संदर्भ में निभाई गई भूमिका का वर्तमान समय की महिलाओं की भूमिका से तुलनात्मक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द women of the royal family in the Mughal Empire in terms of proper utilization of the resources and opportunities available to them comparatively with the role of the women of the present time. तो बच्चों, अब हम आते हैं माइंड मैप की तरफ, और माइंड मैप में जैसा हम देख पा रहे हैं कि आज हमने पढ़ा राजधानी और दरबार के बारे में, और राजधानी और नगर हमने देखा कि 4 नगर थे, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर और दिल्ली। मुगल दरबार और राज सिंहासन के बारे में हमने पढ़ा कि सत्ता का केंद्र था सम्राट, और विशेष अवसर मनाए जाते थे, ईद, होली, नौरोज, शब-ए बारात, जन्मदिन और दीपावली। ये बहुत ही शान और शौकत से मनाए जाते थे, और उन पर सुगंधित मोमबत्तियां लगाई जाती थी, और साथ के साथ उनको रंगीन उससे कंदीलों से सजाया जाता था। जैसे आप दिवाली पर या ईद पर अपनी करते हैं, इसी तरह दरबार एकदम सजीव हो जाता है। और हमने पढ़ा मयूर सिंहासन के बारे में, उसकी लागत के बारे में और उसकी इंप्लीकेशंस के बारे में। अकबर ने जो एक प्रथा शुरू की थी झरोखा दर्शन, उसके बारे में हमने जाना। और मुगल सम्राट जो पदवियां देते थे, उपहार देते थे, और जो पदवियों में हमने आज जाना, उस राजा मिर्जा की उपाधि के बारे में, आसफ खान की उपाधि के बारे में, अमीर खां की उपाधि के बारे में, और इसके अलावा जो आशीर्वाद के रूप में देते थे वो खिल्लत यानी जामा, सरफ का जो सिर से लेकर पैर तक पहने जाने वाली, जिसमें 3 चीजें होती थी, पगड़ी, पटका और जामा। इसके अलावा जो अपना आभूषण करते थे, जो पदम मुरफ्फा बहुत फेमस था। फिर हमने देखा कि दीवाने आम और दीवाने खास में शासक अपना जाता था, और आम जनता के बीच में रहकर ये दीवाने आम में कभी कभी मयूर सिंहासन यहाँ लाया जाता था, और दीवाने खास में अपनी जो निजी बातें होती थी, कॉन्फिडेंशियल बातें होती थी, वो करते थे। दरबार के राज सिंहासन के बारे में हमने दरबार के नियमों के बारे में जाना, और अभिवादन के जो तरीके थे, कौनिश, शिष्टा, चार तस्लीम और जमी वोसी के बारे में जाना, और किस तरीके से कि अंग्रेज राजू दरबार में आया तो उसको भी दरबार के तरीकों का मानना था। फिर हम आते हैं कि शाही परिवार के बारे में हमने जाना कि हरम क्या था, और उसमें 3 तरह की हमने बेगम, अगहा और अगाचा के बारे में जाना।
चाहे महिलाओं का आर्थिक संसाधनों के ऊपर नियंत्रण होता था, और उसमें जाना हमने कुलवतन बेगम, जहां आरा बेगम और रोशन आरा बेगम के बारे में, और किस तरह उन्होंने चांदनी चौक के निर्माण में और दिल्ली में जो बाग बगीचे हैं उनके बारे में, कारवांसराय के बारे में जाना। तो बच्चों, आज ये हमारा जो टॉपिक था आज ये यहाँ पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी 9 तारीख को, नवंबर को। और जो आपका गूगल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे कर सकते हैं। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ध्यान रखें, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी टीम का, कोर एकेडमिक टीम से डॉक्टर हरिता का और साथ में सविता मैम का। इसके साथ ही जो यूट्यूब पर मेरे साथ हैं उनका, और अपनी टेक्निकल टीम का थैंक यू वेरी मच एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा लेक्चर है, वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आगे मिलेंगे 9 नवंबर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।